हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट रन फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम क्या है, सिफेलोस्पोरिन। इससे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में हमारा सिफेलोस्पोरिन है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास भी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड थ्योरी का आपका सबसे पहले टॉपिक था एंटीबायोटिक, जिसमें आपने पिछली वीडियो में पेनिसिलिन कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिफेलोस्पोरिन के बारे में, जो कि नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं अपने मेडिकल स्टोर पे या हॉस्पिटल्स में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ सिफेलोस्पोरिन किस कैटेगरी की ड्रग होती है। ये आपके सामने देखिए, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है सिफेट्रॉक्सोन, ये आपकी क्या है, इसी कैटेगरी की ड्रग है। इसी के अल्टरनेट में जैसे सिफोटैक्सिम आती है या अदर कैटेगरी की ड्रग आती है इसी कैटेगरी का। और आगे जो सेल्बेक्टम लिखा हुआ है, ये हमारी क्या होती है, बीटा लैक्टेम इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, लैक्टेमेज इनहिबिटर होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे होते एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है, सिफेलोस्पोरिन। तो सबसे पहले जो सिफेलोस्पोरिन होते हैं वो होते क्या है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उसके पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर जाकर के ऐड करते हैं, उनकी बाइंडिंग को रोकते हैं और जाकर के सीधा अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। ये ऑब्टेन कहां से होते हैं, सिफेलोस्पोरियम कल्चर मीडिया से। तो ये सारे जीपीटी के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि सिफेलोस्पोरिन जो होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग होती है, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं सिफेलोस्पोरियम कल्चर मीडिया से। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये नैरो स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम। देखिए भाई, सिफोटैक्सिम हो गया, सेफ्ट्रॉक्सोन हो गया, ठीक है, ये सारी जो एंटीबायोटिक ड्रग है ये आपको कॉमनली हर जगह पे मिलेगी। हर जगह पे मिलने का मतलब क्या होता है कि वो अधिकतर ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग है। अधिकतर ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। ये ना नॉन स्पेक्ट्रम नहीं है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक ड्रग है, जो कि वाइड वैरायटी ऑफ द इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज किया जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे जो अस्थमिक होते हैं या जिनका हमारा इस्नोफिल्स लेवल बढ़ जाता है, उनके लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई स्वेलिंग वगैरह आ जाती है या वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, या सिंपल से हम बोल दें कि वहाँ पे गांठ पड़ जाती है, तब भी इसका यूज किया जाता है। वायरल फीवर में भी इसका यूज किया जाता है भाई, जो आपको नॉर्मल फीवर होता है, ठीक है, फीवर होता है, अगर फीवर आपको ठीक नहीं रहा तो जो एंटीबायोटिक लगाई जाती है वो सिफोटैक्सिम लगाई जाती है। टाइफाइड में भी लगाया जाता है, जैसे मोनोसेफ आती है, ठीक है, उसमें भी सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग होती है, जिसको लगातार 7 से 15 दिन लगाया जाता है, जैसे कि जो लोग डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो बहुत गलत मेथड होता है टाइफाइड को ट्रीट करने का। ठीक है ना। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में आखिर है क्या। इसी के स्ट्रक्चर के बेसिस के आधार पे आप इसकी केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी भी आप इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल देख लेते हैं कि जो हमारी पेनिसिलिन की रिंग थी, यहाँ पर हमारी क्या थी, पेंटासाइक्लिक रिंग थी, बाकी सब कुछ सेम था। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर आपको एक हेक्सासाइक्लिक रिंग देखने को मिल रही है और एक डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये डबल बॉन्ड क्या करता है, ये डबल बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ये क्या एक्चुअली, ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये सेल बॉन्ड की जो उसकी लेयर होती है, जो उसकी वॉल होती है, उसको तोड़ने, पेनिट्रेट करने का काम यही बॉन्ड करता है। तो आप इस बॉन्ड की अहमियत आप समझ सकते हैं क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले आपके स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, ये सिंपल आपको रिंग दिख रही है, किसकी है, बीटा लैक्टम की रिंग दिख रही है। देखिए, अगर ये पोर्शन हटा दें और ये पोर्शन हटा दें तो ये सिंपल रिंग आपको बीटा लैक्टम की दिख रही है। बगल वाली जो रिंग दिख रही है आपकी एसाइल एमाइडो की रिंग दिख रही है, जो कि इसको एसाइल साइड चेन भी बोलते हैं, साइड चेन है। उसके बाद जो ये चीज दिख रही है आपको, मतलब यहां से आप देखिए, इस नाइट्रोजन को लेते हुए देखिए, सल्फर ग्रुप है तो इसका मतलब थाया होगा। उसके बाद नाइट्रोजन ग्रुप, तो इसका मतलब हमारा एजा होगा, तो यहाँ पे थाया एजाजीन रिंग है, मतलब डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग यहाँ पे लगी हुई। तो सिंपली अगर हम ऐसा बोल सके कि जो हमारी सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की जो ड्रग होती है या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, वो हमारी क्या होती है, 8 मेंबर रिंग होती है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की रिंग हो गई। ऊपर से इसमें एक बीटा लैक्टम रिंग जो कि फ्यूज हुई रहती है किससे, डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग से, एंड 1 एसाइल साइड चेन इज फ्यूज्ड विद ईच अदर। ठीक है, इसके साथ हमारा लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया, सिंपल इसकी केमिस्ट्री हो गई या इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो वही मैं जो आपको ऊपर बताया कि सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक जो 8 मेंबर रिंग होती है कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग, एक हेट्रोसाइक्लिक मतलब जो डाईहाइड्रोथायाजीन की रिंग होती है वो कंटेन की होती है इन विच बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विद द डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग।
जैसा कि आपने सिंपल ऊपर देखा। उसके बाद इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले 1945 में इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम था ग्यूसेप्पे ब्रूटैल्जो, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया था जिसका नाम क्या था, सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, ठीक है। ये जो कल्चर मीडिया था, इन्होंने कल्चर मीडिया का मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि ये जो कल्चर मीडिया इसमें जो हमारे बैक्टीरिया बन रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया जो पैदा हो रहे हैं, वो बैक्टीरिया जाकर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि जैसे इफेक्ट कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट, क्योंकि ये तो हमारी एंटीबायोटिक है, उसके उस समय तो 1945 में उनको तो पता नहीं था कि हमारी एंटीबायोटिक ही निकल जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, पहले उनकी ग्रोथ को चेक किया, मतलब उन्होंने देखा कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम का क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब कहीं उसको इनहिबिट कर रही है या उसको बढ़ावा तो नहीं दे रही है। तो उन्होंने देखा कि जो हमारी सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम है, इसका नाम है बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, वो जो हमारी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको इनहिबिट कर रही है, मतलब उससे ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। तो यहां से शुरुआत हुई थी हमारी जो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग है, जो कि आज की ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ड्रग बन चुकी है। नॉर्मली आप उसको यूज करते हैं। 1945 में इटालियन साइंटिस्ट ने खोज की थी इसकी, ठीक है। बेसिकली इसको इंटेक नहीं करना चाहिए, बहुत ही डायरेस्टिक कंडीशन ऐसी आ जाए तभी इसको इंटेक करना चाहिए, वरना एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती है हमारी बॉडी के ऊपर जितना इफेक्ट देती है उतना ही वो हमारी बॉडी के साथ खिलवाड़ भी करती है। ये हमारा अलग का टॉपिक हो जाएगा। अलग का टॉपिक होने का मतलब है कि थोड़ा इसको बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है इसके दूसरे कैटेगरी मतलब दूसरे हिस्ट्री की। तो इन 1948 मतलब 1948 में अब्राहम एंड न्यूटन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, सिंथेटिक एंटीबायोटिक बनाई। मतलब उन्होंने तो कल्चरल बनाई थी, इन्होंने क्या किया, एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक बनाई सिफेलोस्पायरिन कैटेगरी की ड्रग, और कहां से, सिफेलोस्पोरियम कल्चर से इन्होंने ऑब्टेन किया। अब आइए इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी एक बीटा लैक्टम रिंग है जिसके साथ में आपकी क्या, डाइहाइड्रोथायाजिन की रिंग लगी हुई है, ठीक है। उसके साथ में एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप R1 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर R3 यहाँ पर R2, मतलब यहाँ पर आपके तीन सब्स्टिट्यूएंट या तीन हमारे R ग्रुप लगे हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एडिशन हो सकता है। अब इसका पहले नॉमिनेशन कर देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फार्माकोपिया, ठीक है, यूरोप के फार्माकोपिया के आधार पे जो हम नंबरिंग करेंगे वो नाइट्रोजन के हिसाब से करेंगे। अगर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के आधार पे अगर हम करेंगे तो हम सल्फर से स्टार्ट करेंगे। तो हम सीधा यहाँ पे फार्माकोपिया के आधार पे चलते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। नाइट्रोजन को नंबर 1 दिया, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग हो गई, ठीक है। अब ये देखिए पहले पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 एजा, नाइट्रोजन को बोलते हैं एजा। उसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं, बढ़ के चलते देखते फिर 5 नंबर पे हमारा क्या लगा हुआ है, थाया, मतलब सल्फर ग्रुप लगा हुआ है। तो 5 थाया 1 एजा, यहाँ तक समझ में आया कि पांचवें पोजीशन पे हमारा सल्फर ग्रुप लगा हुआ है और हमारी पहली पोजीशन पे हमारा एजा ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 थाया 1 एजा हो गया। अब दूसरी बाईसाइक्लो कैसे आया, बाईसाइक्लो देखो यहाँ पे बाईसाइक्लो का मतलब देखिए, एक साइकिल ये है एक साइकिल ये है, मतलब दो साइकिल आपस में, एक टेट्रासाइक्लिक रिंग है एक हेक्सासाइक्लिक रिंग है, तो ये हमारी करेगी बाईसाइक्लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्ट आया, ऑक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 8 टोटल कार्बन है। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। 8 कार्बन का मतलब ऑक्टेन होता है। चूंकि यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे 2 इन, मतलब दूसरी पोजीशन पे हमारी एक डबल बॉन्ड लगी हुई है। तो इसका सिंपल नॉमेनक्लेचर इस तरह से हो सकता है कि 5 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो ऑक्ट 2 इन, ठीक है। इसका जो अदर स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन को ऑक्सा जोड़ सकते हैं, ठीक है। और आगे हमारी 2.0.8 करके कुछ हमारी नॉमिनेशन होगी, उसको आगे हम चल के देखते हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरी बात देखिए, इसी स्ट्रक्चर में देखते चलिए कि जो हमारी सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग है वो बाईसाइक्लिक रिंग है, ये समझ में आ गया। ऊपर से यहाँ पे एक रिंग ये एक रिंग ये, देखिए रिंग का स्ट्रक्चर कैसे हम देखते हैं कि ए है कौन सा भी है। देखो यहाँ पर आपको बड़े भाई छोटे भाई के आधार पर लेकर चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग है और ये आपकी केवल 4 कार्बन की रिंग है। तो बड़ा इसमें कौन हुआ, 6 कार्बन हुआ ना, क्योंकि उसके पास ज्यादा कार्बन है तो ये बड़ा भाई हो गया। इसके पास 4 कार्बन तो छोटा भाई हो गया। तो बड़ा भाई ऊपर छोटा भाई नीचे, उसी प्रकार से बड़े भाई को ए दे दिया और बड़े भाई और छोटे भाई को अपने बी नॉमिनेशन दे दिया, ठीक। तो पहली बात आ गई कि ये बाईसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें कि रिंग ए फ्यूज विद रिंग बी, मतलब रिंग बी के साथ फ्यूज होती है। और जो उसमें रिंग ए होती है वो डाइहाइड्रोथायाजिन की रिंग होती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हमारी रिंग बी होती है वो हमारी बीटा लैक्टम की रिंग होती है, जो कि हमारा आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती है इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब एमाइनो एसाइड ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, एमाइड ग्रुप होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सीहिट करते हैं या इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, ठीक।
अब बात आती है कि अगर हम जो डाईहाइड्रोथायाजीन की जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसको सेचुरेट कर दें तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती की हुई है, इसको मैं आपको नोट्स में सही करके दूंगा। यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। अगर कुछ गलती भी होगी तो भी आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपने डाईहाइड्रोथायाजीन की रिंग को अगर नॉर्मली आपने सेचुरेट कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये जो रिंग बन जाएगी वो सीफैम की रिंग बन जाएगी। और सीफैम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि इस जो हमारे ये रिंग सीफैम होती है ये हमारी अलग कैटेगरी की एक एंटीबायोटिक होती है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि एक आध दो ड्रग के बारे में इसके बारे में बताया जाए। ठीक है, तो सिंपली अगर हम इसके सेचुरेट कर दें तो हमारी सीफैम की रिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे निकाला जाता है, क्या क्या लिखा जाता है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। टोटल हमारी 57 मिनट की वीडियो थी। कुछ लोगों का कमेंट आया कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में आपको बताया हुआ है। सिंपली आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, किसका, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो। ठीक है, न्यूक्लियस, सीधा बोले तो न्यूक्लियस कीजिए, न्यूक्लियस ड्रॉ कीजिए, बीटा लैक्टम रिंग, डाईहाइड्रोथायाजीन की रिंग, ठीक है, उसके साथ NH CO RE रिंग, उसके बाद हमारे 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट R लग रहे होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमको कायरलिटी कैसे चेक की जाती है। सिंपली आप देखिए कि कार्बन नंबर 6 पर आपका क्या है, कायरल कार्बन है। कैसे कायरल कार्बन है, यहाँ पर आप देखिए 6 आप ढूंढिए, कहाँ पर है, कहाँ पर आप ढूंढिए 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 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये आपका 6 है, तो यहाँ पर आपने कार्बन लगा दिया। इस पोजीशन पे देखेंगे आप CH2 लगा तो इधर हमने CH2 कर दिया। ऊपर की पोजीशन पे हमेशा एक H लगा होता तो यहाँ पर हमने H कर दिया। इधर साइड में देखेंगे एक सल्फर ग्रुप लगा तो हमने सल्फर कर दिया। और नीचे के साइड में देखेंगे तो आपको एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा है, नाइट्रोजन कर दिया। चूंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे चारों कार्बन से जो लगे हुए हमारे एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप है चाहे जो हो, तो हमारा वो कायरल कार्बन होता है। अब देखिए इसका हम कन्फिगरेशन भी यही पता कर लेंगे, क्योंकि हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसी के ऊपर बेस्ड होती है भाई, कि आपको वहां पर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताना रहता है कि कन्फिगरेशन क्या है, वो कायरल है कि नहीं है। अगर ये आप बता देते हो तो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सल्फर, नाइट्रोजन, फिर 1 2 3 एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1 2 3, अब ये किसी तरह घुमा, क्लॉकवाइज घुमा। और हाइड्रोजन कहाँ पर आपका वर्टिकल में है, तो इंगोल्ड के नियम के अनुसार ये कौन सा होगा, R कन्फिगरेशन होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब आगे देखते हैं हम। देखिए आपको एक चीज कंफ्यूज हो रही होगी कि ये आपको कैसे, मतलब हमने बता दिया आपको। सिंपली अगर यहाँ पे देखना हो तो अगर यहाँ पर आप सिंपली कार्बन ड्रॉ कीजिए, किया, उसके बाद एक सल्फर लगाइए, लगाया, जैसे यहाँ पर आपका ये कार्बन, ये आपका सल्फर लगा हुआ है। इधर आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, आपने ले लिया। नीचे के साइड में देखेंगे आप तो आपके पास कुछ नहीं है, एक CH ग्रुप है। ठीक, बगल में भी आपके कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्या आपका हुआ कायरल मॉलिक्यूल नहीं हुआ। और दूसरी चीज यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है तो उसके साथ में होने वाले कार्बन हमारे कायरल कार्बन नहीं रह जाते हैं। यहाँ पे तो हमारे कोई कार्बन है ही नहीं हमारे यहाँ इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, और ना हमारे इस वाले पोजीशन पे कोई हमारे कार्बन है, तो इसलिए कायरल कार्बन नहीं है। सिंपली यहाँ पर आप 7 नंबर पे देख सकते हैं कि हमारे कायरल कार्बन है। अभी हम देखते हैं कि हमारे 7 नंबर पे तो कायरल कार्बन भी है, लेकिन अभी अब तक हमने 6 नंबर देखा, तो 7 नंबर में भी आगे चल के हम देखते हैं कैसे कायरलिटी चेक। अब बताया हुआ है C7 नंबर, मतलब जो कार्बन नंबर 7 है वो भी कायरल कार्बन है। कैसे कायरल कार्बन है, सिंपली हम स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं। कायरल नंबर 7 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन है, कार्बन के ऊपर आपका एक R है। ये R आपका क्या हो सकता है, कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है या कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे CHO ग्रुप, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। वैसे तो ये कीटोन का ग्रुप है, लेकिन अगर हम CH यहाँ पे लगा होता है, कीटोन भी ले सकते हैं, एल्डिहाइडिक भी ले सकते हैं, फिर भी हमारा कायरल मॉलिक्यूल तो बन रहा है ना। उसके बाद बगल हम देख रहे हैं तो नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो सिंपली वही यहाँ पर आप देखिए कि कायरल सेंटर यहाँ पे कार्बन है, बगल में CH2 लगा हुआ है, ऊपर R की जगह OH लग सकती है, और नीचे आपने CHO ग्रुप या सिंपली आपने कोई कीटोनिक ग्रुप लगा दिया और बगल में आपका नाइट्रोजन है। तो चारों कार्बन आपके क्या हो गए, कार्बन से लगे जितने आइटम हो क्या गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कायरल कार्बन है कि नहीं है। सिंपल बोल सकते हैं कि हाँ हमारे ये कायरल कार्बन है। अब इसकी हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करने पे आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि एक के बाद दो, दो के बाद 3। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक, अगर यहाँ पर OH लगा रहे हैं तो क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एल्किल ग्रुप नहीं है, बल्कि ग्रुप नहीं है, तो अगर हमारा यहाँ पे कोई सिंगल कट है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी हम प्रायोरिटी किस हिसाब से देते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन मान लीजिए आपने यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, R कॉन्फ़िगरेशन हो गई। देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक ही कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई थी कि कैसे निकाला जाता है। ठीक,
उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है द नेचुरली अकरिंग सिफोलोस्पोरिन आर कॉल्ड, मतलब जो नेचुरली होते हैं उसको कैसे हम नॉमिनेशन कहते हैं 7 अमाइनो। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर के आधार पर भी आप 7 अमाइनो कैसे कहते हैं। देखिए 7 अमाइनो इसने बोला तो यहाँ पर आपको प्रूफ देना है 7 अमाइनो कैसे आया। ये यहाँ पर आपका 7 ग्रुप है, ठीक। इसके साथ आपका क्या लगा हुआ है, NH ग्रुप लगा हुआ, तो ये क्या हुआ 7 अमाइनो हुआ कि नहीं हुआ। 7 अमाइनो 8 ऑक्सो, 8वें ग्रुप पे आपका कीटोन ग्रुप लगा, ऑक्सीजन ग्रुप लगा, 8 ऑक्सो आपने लगाया। 5 थाया, 5वीं पोजीशन पे सल्फर ग्रुप तो थाया लगाया। 1 एजा, पहली पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन ग्रुप तो 1 एजा हो गया, ठीक है। बाईसाइक्लो मतलब 2 साइक्लिक रिंग है। उसके बाद क्या है बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये नेचुरली अकरिंग जो हमारे सिफेलोस्पोरिन होते हैं उसको हम 7 अमाइनो 8 ऑक्सो 5 थाया 1 बाय एजा बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहले जो कि हमारा पहले से नियम रहा है कि हम उसकी स्ट्रक्चर में उसका सार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि जो सल्फर ग्रुप लगा हुआ है ये एंटीबैक्टीरियल, क्योंकि ये हमारी क्या होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी ज्यादा पाई जाती है जो कि कहते हैं सेल वॉल को जाकर के तोड़ देते हैं। तो ये हमारी क्या होती है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होते हैं। दूसरा जो बीटा लैक्टम की रिंग आपको देखने को मिल रही है ना, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो आर पोजिशन होते हैं ये एंटीबैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज को इनहेंस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये खुद अपनी बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी ना दिखाएंगे, लेकिन जो हमारे एजेंट है जैसे ये आर है ना, ये आर क्या करेगा इस बीटा लैक्टम की प्रॉपर्टीज को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा इसका जो एक्शन हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आप देख रहे हैं ये साल्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब साल्ट फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, अगर आपकी बॉडी में किसी भी ड्रग का साल्ट फॉर्मेशन होता है तभी वो यूरिनेशन के माध्यम से या बाइल एसिड के माध्यम से आपसे बॉडी के इलिमिनेट हो सकती है, अदरवाइज वो इलिमिनेट नहीं होगी अगर सिंपल ऐसी पड़ी रहेगी। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि भाई ये जो हमारी ड्रग है ये हमारी आउट नहीं हो रही है तो हम इसको साल्ट फॉर्मेशन के लिए उसके साथ कोई ना कोई हम इनहेंसर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपने ये जान लिया। और ये जो आर ग्रुप होता है पोटेंशियल के लिए होता है, और जो आपकी NH ग्रुप होती है ये क्या होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, जो क्या करते हैं सेल के अंदर उसको तैराने का काम करते हैं, मतलब उसको मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो दी डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 शिफ्टिंग टू सेचुरेशन, अगर सेचुरेट कर देते हैं तो उसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हो जाएगी वो घट जाएगी। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा C बन जाएगा, ठीक है। R2 पोजीशन पे अगर R2 पोजीशन हम सिंपली देखें तो ये वाली पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन क्लोरीन CH3 या CH3COH ग्रुप लगाते हैं तो इसकी जो स्टेबिलिटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। और जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो प्रोटीन बाइंडिंग भी इसकी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगा, और जब इसकी डिक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग हो तो सिंपल सी बात है इसकी फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी घटेगी। उसके बाद R2 पे अगर हम पायरिडीन की रिंग लगा दें, मतलब जो आपको R2 यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर अगर आप पायरिडीन की रिंग लगा देंगे तो क्या हो जाएगी इसकी ओरल ऑब्जर्वेबिलिटी कम हो जाएगी लेकिन पेरेंटल ऑब्जर्वेबिलिटी बढ़ जाएगी। पेरेंटल मतलब पेरेंटल में तो ऑब्जर्वेशन होता है नहीं, सिंपल सी बात है, लेकिन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब उसका साइट ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सल्फर ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर दें तो इसकी जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सल्फर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होता है कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो सेल वॉल को जाकर सीधा इनहिबिट करेगा और आपकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कार्बन नंबर 7 पे पोजीशन नंबर R3 जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये लगा हुआ है आपका कार्बन नंबर 7, यहाँ पर R3 लगा हुआ है। अगर यहाँ पर हम कोई मेथॉक्सी ग्रुप मतलब CH3OH ग्रुप लगाते हैं तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति इसकी एक्टिविटी घट जाएगी। R1 की जगह पर अगर कोई सल्फोनिक ग्रुप आप लगाते हैं तो ये हमारी स्यूडोमोनास एल्गोसाइड जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इसके प्रति इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और एक बात, स्यूडोमोनास एल्गोनेशिया जो होते हैं आपके पेरेंटल डोसेज फॉर्म होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप R1 की जगह पर कोई NH2 ग्रुप लगाते हैं तो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल ये था इसका सार। उसके बाद आते हैं इसकी केमिकल डिग्रेडेशन की ओर। तो सबसे पहले इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस के बारे में जानते हैं। तो एसिड हाइड्रोलिसिस अगर सिफेलोस्पोरिन की होती है तो ये हमारे क्या बनाते हैं डी अल्फा एमाइनो एडिपिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और अमोनिया आपका यूरिनेशन के माध्यम से बाहर चला जाता है, और जो आपका ये बचता है डी अल्फा एमाइनो एडिपिक एसिड ये इनएक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर पड़ा रहता है। तो सिंपल
सिंपली आप देख सकते हैं कि सिफेलोस्पोरिन का ये आपकी रिंग है, ठीक है, थायोजोलिडीन की रिंग, बीटा लैक्टम की रिंग, उसके बाद आपका यहाँ पे जो एमाइल एसिड एसाइल एमाइड रिंग लगी हुई, मतलब सॉरी एसाइल एमाइड सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर R3 की पोजीशन पे आपका यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, सिंपल ये था। अब इसको क्या किया आपने, एसिड के माध्यम से क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी, और जैसे ही आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो ये यहाँ से टूट गया। आप सिंपल देखेंगे ये यहाँ से टूट गया। यहाँ से टूटने के बाद COH CHNH2 CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पे दो कर लीजिए CH2 CH2 और COOH, मतलब ये जो आपका क्या था ये OH यहाँ पे ले लिया, क्योंकि हम हमारे क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर करा रहे हैं। तो सिंपली क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लेगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या, डी अल्फा एमाइनो एडिपिक एसिड बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो जाएगा, और NH3 आपका यूरिनेशन के माध्यम से आउट हो जाएगा। उसके बाद एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करें तो ये क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, मतलब जो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग है, अगर उसकी एंजाइम की उपस्थिति में हमारी हाइड्रोलिसिस हो रही है तो बनाएगा 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड, ठीक है। और फर्दर वो क्या करेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस फिर से कराएंगे तो डी एसिटाइल 7 अमाइनो सिफेलोनिक स्पोरोनिक एसिड बनाएगा, जो कि आपकी इनएक्टिव फॉर्मेशन होती है। तो सिंपली आपका सिफेलोस्पोरिन उसकी एसाइक्लेज हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है, तो सिंपली आप बना रहा है 7 ACA का मतलब क्या है, 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरिन एसिड बना रहा है। अब इसकी फर्दर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यह क्या बना देगा, लैक्टोन बना देगा, जो कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी केमिकल डिग्रेडेशन हो जाएगी। अब इसके बाद आती है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के बाद इसमें आता है रिडक्शन। अब रिडक्शन करने के बाद क्या मिलता है, मतलब ये भी एक प्रकार का डिग्रेडेशन है कि रिडक्शन पे क्या हुआ। सिंपली आपकी क्या है, सिफेलोस्पोरिन C की रिंग है, ठीक है, इसका आपने क्या किया, रेनिल लिकिन और हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, और थोड़ा सा आपने हीट दे दिया। बॉडी के अंदर तो हीट ऑलरेडी है ही आपके 37 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके बाद इसने क्या बनाया, डी अल्फा एमाइनो डिपिक एसिड, जैसा कि एसिड हाइड्रोलिसिस में बनाया था सेम उसी प्रकार से बनाया, लेकिन इसने कुछ यहाँ पर हमारे क्या बना दिए, एमाइनो एसिड बना दिए, एल एलानिन बना दिया, और डी हमारा सॉरी वेनालिन, डी एल वेनालिन बना दिया, और एल एनालिन बना दिया। अब इससे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम स्पेक्ट्रम के आधार पर कर सकते हैं, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम करते थे उसी प्रकार से स्पेक्ट्रम के आधार पर मैं इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन के बारे में भी यहाँ पे उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है एक्चुअली में। तो जो सिफेलोस्पोरिन होती है क्लासिफाइड इनटू फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, एक्सटेंडेड जनरेशन, जिसको आप फोर्थ जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अधिकतर कैटेगरी थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की यूज की जा रही है, ठीक। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन। तो ये क्या होता है, इसका जो एक्टिविटी होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रति बहुत ही ज्यादा होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति बहुत ही कम होती है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे स्टेरोफाइलोकोकस हो गया, ठीक है, उसको जल्दी क्या करेगी, उसको मतलब खत्म करने की कोशिश करेगी, और लेकिन वहीं पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति इसकी जो एक्टिविटी होगी वो पुअर होगी। पुअर तो मॉडरेट का मतलब क्या है, थोड़ी एवरेज टाइप की होगी। अब इसमें जो हमारे क्लासिफिकेशन आते हैं इसमें पैरेंटल ड्रग आते हैं, जो एब्डोमिनल, कार्डियोथोरेटिक, इंडोकार्डिटिस, मतलब ये सब हमारी चीजें जो डिजीज है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंडोकार्डिटिस का मतलब क्या है, कि जैसे आपका हार्ट है, हार्ट में वेन है, वहां पर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रहा है तो उसको इंडोकार्डिटिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सब में इसका यूज किया जाता है। अब इसके ड्रग के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, कौन सी ओरल रूट से, कौन सी पैरेंटल रूट से, और कौन सी ओरल एंड पैरेंटल रूट से, दोनों से ले सकते हैं। तो ओरल फर्स्ट जनरेशन ड्रग में आपकी आती है सिफेड्रॉक्सिल आती है, सिंपल आप बैठे थायाजोलिडीन की रिंग लगी हुई है, साथ में बीटा लैक्टम की रिंग लगी हुई है, यहाँ पर आपका एक फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। ये आपकी कर जाएगी सिफेड्रॉक्सिल हो जाएगी। उसके बाद इसमें दूसरी ड्रग आती है सिफालैक्सिल आती है, कुछ नहीं है, सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक, बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर एकदम सेम। देखिए यहाँ पे बेंजीन की रिंग है CH, ठीक, CNH2, C डबल बॉन्ड NH, बीटा लैक्टम की रिंग, थायाजोलिडीन की रिंग, और यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे COH ग्रुप, ठीक, यहाँ पर हो गया। उसके बाद सिफाइलोग्लाइसिन की भी रिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली CH3 की जगह पे CH2CO CH3 यहाँ पे लगा दिया गया है। उसके बाद पैरेंटल रूट से जो ड्रग ली जाती है वो वहाँ उसमें ड्रग आती है सिफाजोलिन आती है, और सिफोलुथिन आती है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद ओरल पैरेंटल ड्रग आती है जिसमें सेफ्रिडीन आ गई, सेफ्रिडीन का स्ट्रक्चर भी इस तरह। आपको इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस सीधा बीटा लैक्टम की रिंग बनाइए, थायाजोलिडीन डाइहाइड्रोथायाजोलिडीन की रिंग बनाइए, NH, यहाँ तक तो आपका वही रिंग है सिफालोस्पोरिन,
क्लोरीन की रिंग, आर की जगह पर आप CH NH2 और यहाँ पर आप बेंजीन की रिंग लगा दीजिए, ये आपको जगह सिफेपिरिडीन। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है सेकंड जनरेशन की ड्रग, जो इसका भी यहाँ पर है। सेकंड जनरेशन की जो ड्रग होती है वो हमारी एंटी मतलब जो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी होती है वो कम होती है, और ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी मतलब पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति उसकी जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब इसमें भी ओरल होता है। ठीक है, ओरल में जैसे आपका हो जाएगा सिफेक्लोर हो गया, सिफेलोक्लोर का स्ट्रक्चर आप सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी बीटा लैक्टम की रिंग, डाइहाइड्रोथायोजोलिडीन की रिंग, COCNH2C। देखिए सारे के सारे स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर Cl मतलब R की जगह पर यहाँ पर Cl लगा दिया गया है। बाकी आप जैसे अभी आपने जैसे देखा कौन सा सिफाड्रोक्सिल देखा, सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरी ड्रिंक हम देखें तो सिफ्रापोराजिल हो गया। तो ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपने देखा कि सिफाड्रोक्सिल यहाँ पर फिनॉल ग्रुप लगा है, यहाँ पे केवल बेंजीन रिंग लगा है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिफाप्रोजिल में फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है और सिफ्लोक्लोर में फिनॉल रिंग नहीं लगा, केवल बेंजीन रिंग लगी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा उसका भी स्ट्रक्चर क्या है, आर की जगह पर सील की जगह CH3 लगा आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, बाकी का स्ट्रक्चर सेम है। उसका पेरेंटल रोड में आपका कहता है सिफामेंडोल आता है। सिफामेंडोल की सिंपल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकी सब कुछ सेम है, बस यहीं पर आपका एक नई रिंग लग गई है। ठीक, उसके बाद इसमें सिफोक्सिडीन आता है, उसका भी स्ट्रक्चर सेम इसी प्रकार से, यहाँ पर आपकी केवल थायाजोल की रिंग लग गई है और यहाँ पर आपका CH2CONH2 ग्रुप लग गया है। पेरेंटल एंड ओरल दोनों में कॉमन जो आती है सिफोरॉक्सिम आती है, जिसका स्ट्रक्चर आप सिंपल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो रिंग आ रही है, यहाँ पर देखिए बीटा लैक्टम की रिंग, डाइहाइड्रोथायोजोलिडीन की रिंग, CH2CONH2। ठीक, वहाँ पर NOCH3, ठीक, ऑक्साजोल की रिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, सॉरी ये फ्यूरॉन की रिंग है, ऑक्साजोल की नहीं, फ्यूरॉन की रिंग है। उसके बाद जो होता है थर्ड जनरेशन की रिंग, ये जो होती हैं ये स्पेशली होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका जो ना मॉडरेट एक्शन ग्राम नेगेटिव में होगा, ना पुअर एक्शन होगा, सिंपली ये केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही मारेंगी। ओरली में सिफेक्जिम आती है और कोफिडिनिड आती है। सिफेक्जिम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बीटा लैक्टम की रिंग, डाइहाइड्रोथायोजोलिडीन की रिंग, CH2 लगा हुआ है, यहाँ पर आपका एसाइल एमाइडो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद इसमें सेफिनिडीर आती है, सिंपल स्ट्रक्चर उसी प्रकार से है, कोई भी डिफरेंट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल NOCH2COH की जगह पर NOH यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद पेरेंटल ड्रग आ गया। पेरेंटल ड्रग में आपकी जो ड्रग आती है सिफोटैक्सिम आती है एंड सिफोट्रोजिलिमाइड आती है। इसका स्टेप का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो बार बार उसी को स्ट्रक्चर करना वीडियो को लंबा करने की आसानी है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन की ड्रग आती है, ये इसकी जो एक्टिविटी होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के लिए एक्सीलेंट एक्टिविटी होती है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के प्रति बहुत ही कामगार दवाइयाँ होती है। अब इसमें जो पेरेंटल रूप में आती है उसमें आती है सेफीपाइम आती है, सेफीपाइम में उसके बाद सेफोप्राइम आता है। सेफीपाइम का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। सिंपली आपका यहाँ पर जैसे आपने अभी थर्ड जनरेशन के ड्रग देखी, यहाँ पर आपकी फिर से एक आपकी काउंसिल गई पायरोल की रिंग लग गई, उसके बाद में CH3 ग्रुप यहाँ पे लग गया। सिफोपायरोल में देखिए यहाँ पर एक और पेंटासाइक्लिक रिंग आपकी जुड़ गई और ये हेक्सासाइक्लिक की रिंग बन गई। ठीक, तो ये आपके होते हैं फोर्थ जनरेशन के ड्रग। और इससे इंपॉर्टेंट है जैसे आगे आपको सिफोटैक्सिम आ गया, पेरेंटल रूट से लिया जाता है। मॉलिकुलर फार्मा इसका C17H17N5H2O7 होता है। इसका मॉलिकुलर वेट जो होता है 395 ग्राम पर मोल होता है। स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ठीक है, सिफामेंडोन होता है, ये सेमी सिंथेटिक पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंड इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो C18H18N6H2O5 होता है। मॉलिकुलर वेट इसका 462 ग्राम पर मोल होता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में बता रखा है। तो आई होप ये आपका जो सिफेरोस्पोरिन टॉपिक था ये कंप्लीट होता है, इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं है। जो आपने क्लासिफिकेशन में ड्रग दी है वही आप इंपॉर्टेंट ड्रग में भी लिख सकते हैं। इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा सा सुन लीजिए, अपने मन में बैठा लीजिए कि इसको नॉर्मली पेरेंटल रूट से लिया जाता है, ओरली रूट से भी लिया जाता है। ठीक, लेकिन ओरली रूट लेने से इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इसको पेरेंटल रूट से सुटेबली रूप से लिया जाता है। उसका इसकी हाफ लाइफ 30 to 60 मिनट होती है। मेटाबोलाइट लीवर में होता है और जो इसकी प्रोटीन बाइंडिंग 1.2 माइक्रोग्राम पर मतलब ml के हिसाब से होती है, जो कि पीक प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन इसकी वो 102 घंटे में आ जाती है और इसका यूरिनेशन के माध्यम से इसका एलिमिनेशन होता है। तो आई होप आपको ये सिफेलोस्पोरिन की पूरी कंप्लीट थ्योरी समझ में आ गई होगी पूरा स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, डबल बॉन्ड लगा लीजिए। ओके।